नमस्ते। मुंबई मेरी जान के इस एपिसोड में आज हम आपको बॉम्बे टॉकीज की कहानी सुनाएंगे, जहां से बॉलीवुड की शुरुआत हुई थी। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मुंबई के पश्चिम रेलवे के एक स्टेशन मालाड में, जो अंधेरी और बोरिवली के बीच पड़ता है। बॉलीवुड के जानेमानी हस्तियों को अपने मकाम तक पहुंचाने में पश्चिम रेलवे का बड़ा योगदान रहा है। अगर ये रेलवे बोल पाती तो ये आपको दिलीप कुमार, प्राण, लता मंगेशकर जैसे मशहूर कलाकारों की उनके करियर के शुरुआत के स्ट्रगल के बारे में बताती। तो चलिए चलते हैं बॉम्बे टॉकी स्टूडियो, जो मुंबई के गिरगांव स्थित और 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज के बाद 20वीं सदी का मुंबई शहर और भारतवर्ष का सबसे मशहूर मील का पत्थर माना जाता था। स्टूडियो पहुंचने के लिए हमें मालाड स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर 10 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। अफसोस, यह सब करने के बाद भी हमें बॉम्बे टॉकी स्टूडियो देखना नसीब नहीं होगा, क्योंकि स्टूडियो की जगह अंजलि किचनवेयर जैसे छोटे कारखानों ने ली है, जहां किचन में रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं बॉम्बे टॉकी स्टूडियो के बारे में। आगे बढ़ने से पहले यह समझने की कोशिश करें कि मुंबई फिल्म उद्योग का नाम बॉलीवुड कैसे पड़ा। बॉलीवुड शब्द की उत्पत्ति लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया के पास में हॉलीवुड नामक स्थान से हुई है, जो विश्व मनोरंजन व्यवसाय का प्रतीक बन गया। 70 के दशक में जब भारत के सबसे बड़े फिल्म उद्योग ने फिल्म निर्माण में हॉलीवुड फिल्म उद्योग को पीछे छोड़ दिया, तो दुनिया ने इस भारतीय फिल्म उद्योग को बॉलीवुड के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। हॉलीवुड की तुलना में 3 गुना अधिक फिल्मों का निर्माण करके बॉलीवुड आधी सदी से भी अधिक समय से फिल्म निर्माण में अग्रणी रहा है। बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता का प्राथमिक कारण यह है कि ये फिल्में पश्चिम की फिल्मों के विपरीत देखने के लिए अधिक किफायती है। विश्व की विशेष रूप से विकासशील देशों के लोग बॉलीवुड फिल्मों की कहानियों को संबंधित पाते हैं। विश्व के नागरिकों के बीच बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता आश्चर्यचकित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्व की 77% आबादी विकासशील देशों में रहती है। बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता का एक और बड़ा कारण बॉलीवुड संगीत है। 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई अर्देशिर ईरानी की महत्वाकांक्षी परियोजना आलम आरा ने भारतीय सिनेमा में एक नई लहर की शुरुआत की। यह सेल्यूलाइड पर ध्वनि लेकर आया, जिससे मौन युग का अंत हुआ। ध्वनि के साथ संगीत आया। आलम आरा भले ही एक ब्लॉकबस्टर आपदा थी, लेकिन फिल्म में 6 गाने थे। बॉलीवुड संगीत बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण है। नायिका 30 पीस ऑर्केस्ट्रा का उपयोग करके बनाई गई युगल गीत गाना सिल्वर स्क्रीन पर अब तक की सबसे अजीब चीज है। लेकिन यही बात बॉलीवुड को बाकी दुनिया के सिनेमा से अलग करती है, और इसी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों को अमर बना दिया है। बॉलीवुड संगीत इतना लोकप्रिय है कि भारत में संगीत के अन्य रूपों के अलावा बॉलीवुड संगीत संगीत की एक स्वतंत्र शैली बन गया है। अब मुख्य कहानी पर। बॉम्बे टॉकी स्टूडियो की गाथा एक व्यक्ति की कहानी है, जो इस वास्तु के संस्थापक थे और जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, भारतीय सिनेमा। उस व्यक्ति का नाम था हिमांशु राय। हिमांशु राय का जन्म एक कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। राय ने अपनी स्कूली शिक्षा के लिए कई साल शांतिनिकेतन में बिताए। कोलकाता से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद वे बैरिस्टर बनने के लिए लंदन चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक नाटककार और पटकथा लेखक निरंजन पाल से हुई। उस जुड़ाव के कारण एक फिल्म द लाइट ऑफ एशिया का निर्माण हुआ, जिसे उन्होंने फ्रांज ओस्टिन के साथ सहनिर्देशित किया।
राय भी इस फिल्म के मुख्य अभिनेताओं में से एक थे। अपनी तीसरी फिल्म प्रपंच पाश बनाते समय उनकी मुलाकात नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर की परपोती देविका रानी से हुई और उन्हें प्यार हो गया। यह फिल्म पूरी होने से पहले उन्होंने उससे शादी कर ली। स्टूडियो की स्थापना 1934 में हिमांशु राय और देविका रानी ने की थी। बॉम्बे टॉकीज को एक अभिनव और अत्यधिक संसाधन वाला फिल्म स्टूडियो माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टूडियो की सुविधाओं में ध्वनि और इकोप्रूफ चरण, प्रयोगशालाएं, संपादन कक्ष और एक पूर्वावलोकन थिएटर शामिल थे। अनुभवी यूरोपीय तकनीशियनों को नियुक्त करके बॉम्बे टॉकीज की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया गया, जिनमें से सबसे प्रमुख फ्रांज ओस्टिन थे। बॉम्बे टॉकीज ने भारत में फिल्म निर्माण के लिए एक उच्च तकनीकी मानक स्थापित किया और इसे फिल्म निर्माण और अभिनय के माध्यम में व्यावसायिकता के स्तर को पेश करने का श्रेय दिया गया, जो प्रतिद्वंद्वी भारतीय फिल्म निर्माण कंपनियों द्वारा निर्धारित मानकों से काफी अधिक था। बॉम्बे टॉकीज ने पारंपरिक रूप से भारतीय फिल्मों से जुड़े सौंदर्य शास्त्र और प्रौद्योगिकी को बदलने के लिए प्रतिष्ठा हासिल की। यह विवादास्पद विषयों पर फिल्मों के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था, जैसे अछूत कन्या। जब उनके करियर की शुरुआत हुई थी तो उनके घर में किसी ने नहीं सोचा था कि अशोक कुमार, जिनका असली नाम कुमुदलाल था, का वास्ता फिल्म लाइन से होगा। खुद अशोक कुमार के दिल में भी कभी फिल्म जगत में कुछ कर दिखाने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो तो अपने पिता की इच्छा अनुसार वकील बनने में नाकामयाबी के कारण और अपने पिता से दूर भागने के लिए अपनी शादीशुदा बहन के घर मुंबई आए थे, वैकल्पिक करियर की तलाश में। उन दिनों उनके जीजा शशाधर मुखर्जी असिस्टेंट साउंड इंजीनियर की हैसियत से बॉम्बे टॉकीज में कार्यरत थे। ये वही शशाधर मुखर्जी थे जिनके बेटे जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी और सोमू मुखर्जी ने बॉलीवुड में आगे चलकर अपना अलग स्थान बनाया। जीजू ने दिलाई हुई बॉम्बे टॉकीज में प्रयोगशाला सहायक की नौकरी से अशोक कुमार काफी संतुष्ट थे। अशोक कुमार जी का सिनेमा जगत में प्रवेश करना महज एक इत्तेफाक था। वो ऐसा हुआ कि 1936 में बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय की बेगम साहिबा देविका रानी फिल्म जीवन नैया की शूटिंग के दौरान फिल्म के नायक नजमुल हसन के साथ भाग गई। देविका जी के लौटने के बाद हिमांशु राय ने पहला काम यह किया कि उन्होंने हसन को हकाल दिया। चूंकि फिल्म पहले ही आधी हो चुकी थी, इस वजह से एक समस्या उभर कर सामने आई। उस समय राय के एक सहयोगी ने सुझाव दिया कि वह अपने प्रयोगशाला सहायक कुमुदिलाल यानी कि अशोक कुमार, जिसका साइड प्रोफाइल नजमुल हुसैन से मेल खाता था, को कास्ट करके और बाकी दृश्यों के लिए रचनात्मक प्रकाश और छाया का उपयोग करके फिल्म को खत्म करें, ताकि दर्शकों को स्विच के बारे में पता न चले। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जब नजमुल हसन की बुद्धि भ्रष्ट हुई और वह देविका रानी के साथ भाग गया, उस वक्त हीरो जैसी शक्ल न होते हुए भी केवल सितारे संरेखित होने के कारण अशोक कुमार को जिंदगी में इतना बड़ा ब्रेक हासिल हुआ। दुनिया में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अशोक कुमार के अलावा बॉम्बे टॉकीज ने लीला चिटनीस, मधुबाला, दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, लीला चिटनिस, डेविड अब्राहम चेउलकर, फणी मजूमदार, ज्ञान मुखर्जी, के अब्बास, सादत हसन मंटो, नबेंदु घोष, हंसा वाडकर, उत्तम कुमार, केदार शर्मा, जेमिनी गणेशन, पी संतोषी, शक्ति सामंत, निरंजन पाल, नरेंद्र शर्मा, किशोर साहू, पी जयराज, असित सेन, मुमताज अली, नलिनी जयवंत, कामिनी कौशल, स्नेहप्रभा, जोसेफ विरशिंग, कानन देवी,
प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शहीद लतीफ, सीता देवी, अभि भट्टाचार्य, या R.D. माथुर, अघाजानी कश्मीरी, कमल बोस, प्राण, उषा किरण, रेणुका देवी, महान लेखक मुंशी प्रेमचंद, मुकरी, भगवती चरण वर्मा, महमूद, किशोर कुमार, कमल अमरोही, गुरुदत्त, सुरैया, बिमल रॉय, नितिन बोस, सलिल चौधरी, कवि प्रदीप, फ्रांज ओस्टिन, ऋषिकेश मुखर्जी, शशधर मुखर्जी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, सत्यजीत रे, अमीय चक्रवर्ती, S.D. बर्मन, मन्ना डे, सरस्वती देवी, जो एशिया की पहली महिला संगीत निर्देशक थी। कुल मिलाकर बॉम्बे टॉकीज ने पिछली सदी में दुनिया को 280 सबसे प्रतिभाशाली फिल्म पेशेवर दिए। बॉम्बे टॉकीज में बनी फिल्मों के नाम है: जवानी की हवा, अछूत कन्या, जन्मभूमि, जीवन नैया, इज्जत, जीवन प्रभात, प्रेम कहानी, सावित्री, भाभी, निर्मला, वचन, दुर्गा, कंगन, नवजीवन, आजाद, बंधन, पुनर्मिलन, अनजान, झूला, नया संसार, बसंत, हमारी बात, किस्मत, चार आंखें, ज्वार भाटा, मिलन, नतीजा, नौकादुबी, मजबूर, जिद्दी, महल, समर, संग्राम, मशाल, माँ, तमाशा और बड़बान। बॉम्बे टॉकीज में फिल्म बनाने का सिलसिला बहुत सालों तक नहीं चला। बॉम्बे टॉकीज की स्थापना के 6 साल बाद 16 मई 1940 को हिमांशु राय की मृत्यु के बाद स्टूडियो के नियंत्रण के लिए सहसंस्थापक देविका रानी और प्रबंधक शशधर मुखर्जी के बीच संघर्ष शुरू हो गया। देविका रानी के समूह और प्रतिद्वंद्वी शशधर मुखर्जी के समूह के बीच कार्य संबंध स्थापित करने के लिए सामान्य समझौता प्रत्येक समूह को वैकल्पिक फिल्म परियोजना पर काम करने देना था। यह सिलसिला 1-2 साल तक चला। 1943 में बॉम्बे टॉकीज में 2 प्रतिद्वंद्वी प्रोडक्शन समूहों के बीच संबंध अस्थिर होने के बाद शशधर मुखर्जी और बॉम्बे टॉकी के प्रमुख अभिनेता अशोक कुमार ने स्टूडियो छोड़ने का फैसला किया और अपना स्टूडियो बनाया, जिसे फिल्मिस्तान के नाम से जाना जाने लगा। फिल्मिस्तान के जन्म के साथ उत्तर पश्चिमी उपनगर में मुंबई का सबसे प्रसिद्ध मील का पत्थर मुंबई उपनगरीय रेलवे की पश्चिमी लाइन मालाड स्टेशन से दूसरे स्टेशन गोरेगांव पर स्थानांतरित हो गया। 1945 में जब देविका रानी ने रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिक से शादी की और बॉम्बे टॉकी छोड़ दी, तो अशोक कुमार ने मधुबाला अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म महल बनाकर स्टूडियो को पुनर्जीवित करने का आखिरी प्रयास किया। इस फिल्म का निर्देशन कमाल अमरोही ने किया था। फिल्म महल का लता मंगेशकर ने गाया हुआ गाना आएगा आने वाला ये गीत भला कौन भूल सकता है। गायिका इस दुनिया में नहीं रही पर उनका ये गीत अभी भी जिंदा है। 1954 में आखिरी बार बॉम्बे टॉकीज के दरवाजे बंद होने से पहले फिल्म महल की रिलीज के बाद कुछ और फिल्मों का निर्माण किया गया था। बॉम्बे टॉकीज बंद होने की घटना वास्तव में बॉलीवुड और दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों के लिए एक दुखद दिन था। हालांकि स्टूडियो लगभग 7 दशक पहले बंद हो गया था, बॉम्बे टॉकीज की विरासत जारी है। बॉम्बे टॉकीज द्वारा रखी गई बुनियाद पर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से बॉलीवुड बरसों से पश्चिमी फिल्मों से आगे चल रहा है, तो बॉलीवुड के बारे में यही कहा जा सकता है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।